देश में क्या वाकई तानाशाही आ गई है? देश में क्या वाकई राजशाही स्थापित हो चुकी है? और यह सवाल क्यों है? तीन बड़े उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तीन बड़े उदाहरण। हरदीप पुरी, जिनको लेकर के पूरे देश में चर्चा है, हरदीप पुरी के जो ईमेल हैं वो लोगों के व्हाट्सएप पर पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद हरदीप पुरी साहब का इस्तीफा नहीं हुआ। उल्टा हरदीप पुरी साहब को नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि इस्तीफा आप मान करके चलिए कि नहीं होने वाला है। और मीडिया में भी एक संदेश पहुंचा दिया गया कि भाई जिनके साथ में मोदी जी हैं उनसे आप सवाल मत पूछिए। दूसरा बड़ा मुद्दा, तापसी पन्नू एक फिल्म को लेकर के एक इंटरव्यू के लिए जाती है और वहां पर उनसे पूछ लिया जाता है कि भाई आपका फेवरेट नेता कौन है, और इस पर उन्होंने हाथ जोड़ लिए, खड़ी हो गई वो, और जाकर के मोदी जी के मुंह पर हाथ लगा करके कहा कि साहब लीजिए यही है, मुझे रहना है कुछ दिन भारत के अंदर। ये उनको कहना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं कहेंगे तो फिल्म नहीं चल पाएगी। प्रमोशन के लिए जो अलग अलग जगह पर इवेंट्स होते हैं वो भी शायद नहीं हो पाएंगे। और ये बात इसलिए क्योंकि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेने के लिए सिर्फ गद्दार और ना जाने क्या क्या कहा गया, और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है और उसमें सब आनंद ले रहे हैं। तीसरी बड़ी जो खबर है मुझे लगता है जिस पर बात होनी चाहिए, निशिकांत दुबे वो कह रहे हैं कि मोदी साहब सवालों से ऊपर है। इस देश में सवालों से ऊपर तो कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, कोई भी नेता हो, हर किसी पर सवाल उठ जाते हैं, हर किसी के फैसले वो वापस हो जाते हैं। लेकिन क्या मोदी इतने बड़े हो गए हैं कि अब उनसे सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? कोई उनसे सवाल पूछने की हिमाकत नहीं कर सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इन तीनों मुद्दों को लेकर के मैंने डॉक्टर राकेश पाठक से विस्तार से बात की है, स्पेशली हरदीप पुरी को लेकर के उन्होंने जो नए खुलासे किए हैं। एक बार आप सुनिए, आपको बहुत हद तक समझ में आएगा कि हरदीप पुरी को लेकर के नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं। याद करिए, मीटू को लेकर के आरोप लगे थे, मीटू, और उसमें एमजे अकबर का इस्तीफा हो गया था। हरदीप पुरी का इस्तीफा होगा नहीं होगा, या दूसरी खेप का इंतजार है, मोदी जी का नाम कहीं फिर से सामने ना आ जाए। इन तीनों मुद्दों को लेकर के एक बार जरा सुनिए डॉक्टर राकेश पाठक क्या कह रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राकेश पाठक है इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जहां एक तरफ जो है वो बात हो रही थी, आप नए नए खुलासे हरदीप पुरी साहब को लेकर के बता रहे थे, फिर उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी ने इसको लेकर के देश की संसद के अंदर जिस तरीके से सुरताल छेड़ दिए, पूरी सरकार डैमेज कंट्रोल करने पर आ गई, हरदीप पुरी मैदान में आ गए, सब कुछ चलता रहा। लेकिन मोदी जी ने तो बधाई दे दी, तो मामला तो खत्म। इससे क्या कोई नैतिकता और ये सारी बातें, चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार और जो ये बीजेपी आरएसएस पार्टी विद डिफरेंस, सब गए? बिल्कुल सब गए। अगर मुहावरे में कहा जाए तो नैतिकता, लोकलाज, चाल, चेहरा, चरित्र सब तेल लेने चले गए। नरेंद्र मोदी ने आज हरदीप सिंह पुरी को जन्मदिन की सिर्फ शुभकामनाएं नहीं दी है। ये औपचारिक हैप्पी बर्थडे का मैसेज नहीं है। ये मैसेज है देश के उन तमाम लोगों के लिए जो हरदीप पुरी के एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद सवाल खड़े कर रहे थे। उन्हें मोदी जी ने जवाब दे दिया एक लाइन का, आई डोंट केयर। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मेरे मंत्री ये करें वो करें, उनकी मर्जी। आप लाख सवाल पूछते रहिए कि हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया के बारे में जेफरी एप्स्टीन को, लिंक्डइन के सीईओ को, रीड हॉफमैन को सरकारी तौर पर उस योजना की उद्घोषणा से पहले कैसे इत्तिला दे रहे थे। 2 पेज के मेल में डिजिटल इंडिया का बखान कैसे कर रहे थे। वो तो संसद की अवमानना एक तरह से। जो कार्यक्रम भारत सरकार ने घोषित नहीं किया,
जिस योजना को सरकार संसद की मंजूरी नहीं मिली, उसके बारे में प्रस्ताव भेज रहे थे कि आओ और धंधा करो भारत में। राहुल गांधी ने संसद में नाम लिया, आपने कार्यवाही में से हटा दिया, संसद के रिकॉर्ड में है ही नहीं, जेफरी एप्स्टीन का नाम नहीं है। तो फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे की बाहर आकर हरदीप पुरी ने? और उसमें इतने झोल हैं उनके इस बयान में कि वे खुद उसमें फंसते चले जा रहे हैं। अब सवाल जहां तक नरेंद्र मोदी का है और हरदीप पुरी के इस्तीफे का है, तो मोदी साहब ने आज बता दिया है कि हरदीप पुरी का तो इस्तीफा नहीं होगा, आपको जो चाहे सो कर लीजिए, आपको जो करना है वो कीजिए। नहीं, एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको, अभी शुरुआती वक्तव्य है आपका, लेकिन ये इसको ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो दे रहे हैं कि उनका जो जन्मदिन की शुभकामनाएं आई हैं, तो इसको हम बहुत ज्यादा जो एक कहें कि ओवर रीड कर रहे हैं इसको। तो मंत्री है, उनके कैबिनेट में है, और शुभकामनाएं जो है प्रधानमंत्री हर किसी को देते ही हैं जन्मदिन की, राहुल गांधी को भी देते हैं, ममता बनर्जी को भी देते हैं, तो उनको भी दे दी। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज्यादा इसको तवज्जो दे रहे हैं, इस्तीफा क्या पता हो ही जाए। ये भी आपका आकलन बिल्कुल सही है। हमारे समाज में इतनी नैतिकता तो नहीं कहना चाहिए, इतना शिष्टाचार बचा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को भी बधाई दी जाती है प्रधानमंत्री की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष भी प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, और हरदीप पुरी तो उनके सहयोगी हैं, उनके मंत्रिमंडल में उनके पास। राहुल गांधी को बधाई नहीं आई थी, एक दो मौके रहे ऐसे, एक दो मौके रहे, लेकिन चलिए राहुल गांधी को तो मान लेते हैं उनके राजनीतिक शत्रु हैं, लेकिन हरदीप पुरी तो उनकी टीम के बल्लेबाज हैं, नरेंद्र मोदी की टीम के सदस्य हैं, तो एक शिष्टाचारवश शुभकामना मान सकते हैं। लेकिन कोई भी घटना देश काल परिस्थिति के आधार पर भी देखी जाती है। वे साधारण शुभकामना संदेश दे सकते थे, लेकिन उसमें जिस तरह उन्होंने बाद में तारीफ लिखी है अगली 2-3 लाइनों में, उससे ये समझ में आता है कि वे ढाल बनकर खड़े हो गए कि आप कितने भी तीर चलाएं हरदीप पुरी पर, मैं सीना ताने खड़ा हूं हरदीप पुरी की सुरक्षा में। मैं एक बहुत जरूरी बिंदु उठाना चाहता हूं धर्मेंद्र जी। देखिए, हरदीप पुरी पर जो आरोप हैं, वे आरोप क्या आपने लगाए हैं, क्या हमने लगाए हैं, क्या राहुल गांधी ने लगाए हैं? जो दस्तावेज जारी हुए हैं वे क्या कांग्रेस पार्टी ने जारी किए हैं? दस्तावेज अमेरिका से आए हैं, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां जारी नहीं किए, या अमेरिका के किसी खोजी पत्रकार ने, किसी अखबार ने जारी नहीं किए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के न्याय विभाग ने, अटॉर्नी जनरल ने अमेरिका के संसद में बने कानून के तहत जारी किए। तो एक तो दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। 430 बार हरदीप पुरी का नाम है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। 430 बार? जी, 430 बार हरदीप पुरी का नाम है, 33 बार नरेंद्र मोदी का नाम आया है। चलो 10 जो है उनको एक तरीके से बचा लिया, 420 नहीं है। बिल्कुल 420 नहीं है, 430 है। अभी तो और भी खुलासे हो सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स तो कह रहा है अभी तो और खुलासे होने हैं। लेकिन उसमें जो बातचीत हो रही है वो ज्यादा चिंताजनक बात। एक तो डिजिटल इंडिया की बात हमने आपसे बता दी, उसके अलावा भी जो बातचीत चल रही है वो भी बहुत कोई अच्छी बातचीत नहीं है। मैं जिस दिशा में ले जाना चाहता हूं वो ये है कि इसी देश में राजनीति में इतनी नैतिकता बाकी थी कि किसी दौर में जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, एक जैन हवाला डायरी का खुलासा हुआ था। एक डायरी थी, एक प्राइवेट आदमी की, एक व्यापारी की। उसमें धर्मेंद्र जी, हमारी नई पीढ़ी के दर्शक, इस देश के जो नए दर्शक हैं, जो पिछले 30 साल में जागरूक हुए हैं या 2014 के बाद जिन्होंने आजादी प्राप्त की है, उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है कि उस डायरी में क्या लिखा था। उस डायरी में धर्मेंद्र नाम लिखे थे, वो भी कोड वर्ड में। उसमें लिखा था SY, उसका अर्थ समझा गया शरद यादव। दूसरा कोड वर्ड लिखा था, शॉर्ट फॉर्म थे नाम के, LKA लाल कृष्ण आडवाणी, MRS माधवराव सिंधिया। जैन हवाला डायरी के खुलासे के तत्काल बाद सबसे पहला इस्तीफा दिया शरद यादव ने। नामों के आगे कुछ रकम लिखी थी,
इनको इतने रुपए दिए गए, इनको इतने लाख दिए गए, और वो भी कोई करोड़ों अरबों में नहीं थी। हमारा मानना यह है कुछ लाख भी थी तो वो गंभीर बात थी कि जैन हवाला डायरी में जिन लोगों के नाम लिखे हैं शॉर्ट फॉर्म में उन्हें हवाला के जरिए इतना इतना धन पहुंचाया गया है। शरद यादव ने बिना देर किए सबसे पहले इस्तीफा दिया लोकसभा से। उन्होंने कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा लोकसभा में कदम नहीं रखूंगा। अगला इस्तीफा दिया लालकृष्ण आडवाणी ने और फिर उसके बाद माधवराव सिंधिया ने। अब आप अंतर रेखांकित कीजिए, एक प्राइवेट व्यक्ति की डायरी जिसमें नाम भी पूरे नहीं लिखे। अब कहीं अगर डीएस लिखा हो और उसके आगे लिखा हो 15 लाख रुपए, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि धर्मेंद्र सिंह को ही दिए? वो धीरज शर्मा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कहीं आरपी लिखा हो तो क्या आप मान लेंगे राकेश पाठक लिखा है? वो राजेश पांडे भी हो सकता है। लेकिन उन नामों को, इन बड़े नेताओं के नामों को मानकर उन शॉर्ट फॉर्म्स को इतना नैतिक दबाव पैदा कर दिया गया कि इन सब लोगों ने इस्तीफे दे दिए। बाद में जैन हवाला डायरी में ये सारे लोग निर्दोष साबित हुए। माधवराव सिंधिया को तो कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ी थी। उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नाम की एक दूसरी पार्टी बनाई, उसके टिकट पर चुनाव लड़े और लोकसभा में पहुंचे। बाद में वापस कांग्रेस में आ गए। दूसरा उदाहरण, ये बहुत बड़ा उदाहरण है धर्मेंद्र जी। एक तरफ अमेरिका के न्याय विभाग के दस्तावेजों में नाम और दूसरी तरफ एक कारोबारी, एक प्राइवेट व्यक्ति की डायरी में लिखे हुए शॉर्ट फॉर्म्स, उस पर इस्तीफे हुए इस देश में। दूसरा उदाहरण, स्वीडिश रेडियो पर 16 अप्रैल 1987 को एक खबर प्रसारित हुई कि एबी बोफोर्स नाम की कंपनी ने हवित्जर तोप, जिसे हम लोग बोफोर्स तोप के नाम से जानते हैं, उसके सौदे में भारत के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों और सेना अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। सिर्फ रेडियो पर खुलासा, कोई दस्तावेज नहीं, कोई लिखित प्रमाण नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई सबूत नहीं। उस पर इस देश की संसद में हंगामा हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बयान दिया। रेडियो पर प्रसारण के चंद दिन के बाद संयुक्त संसदीय समिति गठित हुई उसकी जांच के लिए। विपक्ष के सांसदों ने इस्तीफे दिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। अंततः राजीव गांधी की सरकार जाती रही और एक दिन उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और इस तरफ अमेरिका के सरकारी दस्तावेजों में नाम होने के बावजूद संसद में न तो चर्चा हो रही है, न प्रधानमंत्री कोई बयान दे रहे हैं, न मंत्री चलते हुए सत्र में बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सदन में जवाब नहीं दे रहे। तो हम वहां पहुंच गए जहां पर लोकलाज, नैतिकता, शर्म, लिहाज, इसका कोई स्थान नहीं बचा है और प्रधानमंत्री खुद संरक्षण दे रहे हैं। इसमें एक चीज और सोच लीजिए, जोड़ लीजिए, आखिर हरदीप पुरी को इतना क्यों बचा रहे हैं मोदी जी? आपको लगता है कहीं कहीं इस्तीफे की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि शर्तिया इस्तीफा होगा ही नहीं? देखिए, नरेंद्र मोदी की जो कार्यप्रणाली है, बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है 10 सालों से, हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि शर्तिया इस्तीफा नहीं होगा। एमजे अकबर का इस्तीफा तो मी टू में नाम आने मात्र पर हो गया था। एमजे अकबर की घटना कार्यालय में एक सहयोगी महिला कर्मी द्वारा लगाए गए आरोप की थी। यहां तो इतना बड़ा आरोप है, इतने सारे आरोप हैं, इतनी मुलाकातें और एक जघन्य, दुनिया के सबसे दुर्दांत यौन अपराधी के साथ मुलाकात और संपर्क है। तो इसमें इतना अंतर है कि अगर एमजे अकबर का इस्तीफा हो सकता था तो इनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा? मैं इस बात पर दावे के साथ कोई बात नहीं कहूंगा कि इस्तीफा नहीं ही होगा, या सचमुच में इस्तीफा लिया जाएगा, मांगा जाएगा, या वे देंगे। अभी इनमें से किसी भी चीज का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं होता है तो ये ज्यादा बड़ी बात होगी कि आखिर क्या वजह है नरेंद्र मोदी हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं ले पा रहे, जबकि उनके दामन पर भी इसके छींटे आ रहे हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर हरदीप पुरी का इस्तीफा मांगते हैं तो इस्तीफे के बाद कुछ और राज सामने आ जाए, कुछ और ऐसा चिट्ठा खुल जाए जो फिर नरेंद्र मोदी और सरकार के लिए इससे भी ज्यादा भारी पड़ जाए। यानी वो जो राहुल गांधी कह रहे थे कि अभी तो कुछ ही माल सामने आया है और माल आना सामने बाकी है, तो यानी नरेंद्र मोदी को आप ये कह रहे हैं कि डर है कि आगे जो माल सामने आए कहीं उसमें अब इनका इस्तीफा हो जाए, जो इस वक्त में जो खेप आई है इसमें, और आगे जो खेप आएगी उस खेप में अगर नरेंद्र मोदी का नाम हुआ तो कहीं उनकी कुर्सी पर फिर आंच और ना आने लगे, इसलिए इसी को ही जो है ठंडा कर दिया जाए। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कोशिश यही चल रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, हरदीप पुरी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, सब जगह जा जाकर टेलीविजन चैनलों पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बखान कर रहे हैं, और वे इतने मासूम बन रहे हैं कि हाँ, हमारे कुछ लोगों को लगता था, शक था कि वो आदमी ठीक नहीं है, और उसके बाद 2017 तक आप मिलते रहे उससे। आप इतने अबोध थे, इतने नाबालिग थे क्या? भारतीय विदेश सेवा में जीवन भर काम करने वाला व्यक्ति, दुनिया के तमाम देशों में राजदूत रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी राजदूत रह चुका व्यक्ति, अगर 2017 तक इस बात को लेकर गाफिल था कि जेफरी एप्स्टीन इस कदर घिनौना आदमी है, तो फिर उसकी बुद्धि पर तरस आता है। फिर शक और गहरा जाता है कि उन्हें सब कुछ पता था, इसके बावजूद मिले हुए थे। अब एक सवाल जो है वो लोगों के विवेक पर भी मैं छोड़ता हूं। आप डायरीज का जिक्र कर रहे थे, इसमें एक छोटा सा जिक्र मैं भी कर दूं। अभी राजस्थान के हाल में चुनाव हुए और राजस्थान में एक विधायक की लाल डायरी लेकर के नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में घूमते रहे कि लाल डायरी, और उसके बाद में वो विधायक का पता नहीं और वो लाल डायरी कहाँ गई पता नहीं, उनकी खुद की डबल इंजन की सरकार आ गई। तो लोगों को भी क्रॉस चेक जो जरूर करना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है और उसके बाद में क्या हो रहा है। एक तस्वीर जो है बहुत बहुत वायरल हुई तापसी पन्नू की। तापसी पन्नू जो है, उनकी एक फिल्म आ रही है 80, और उसको लेकर के वो प्रमोशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए आप कहिए कि एक चैनल पर गई हुई थी, और वहां पर उनको दिखाया गया कि आपका फेवरेट पसंदीदा नेता कौन है, तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का नाम उसमें था। 2 तस्वीरें उसमें थी। उन्होंने जा करके मोदी जी पर धप्पा लगा दिया एक तरीके से कि भाई ये लो, यही है मेरे जो है वो पसंदीदा नेता और मुझे इस देश में अभी रहना है। ये जो लाइन थी कि मुझे इस देश में रहना है, ये तो मतलब एक ऐसी लाइन उन्होंने बोल दी कि वो जो पसंदीदा नेता अगर ना बताती तो शायद बीजेपी को कम नुकसान होता। यहां तो वो धप्पा लगा करके भी नुकसान ज्यादा कर दिया। देश में वाकई ऐसी स्थिति आ गई है कि नरेंद्र मोदी को मानना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं रह सकते हैं। देखिए, हालात तो ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, और आपने बहुत बारीक बात कही है। इसकी बजाय तो अगर वे ये कह देती कि मेरा पसंदीदा नेता राहुल गांधी है, तो उतना नुकसान नहीं होता। किसी को भी पसंद करने का हक है, कोई भी व्यक्ति किसी को पसंद कर सकता है। कल कोई पूछ सकता है कि आपको तापसी पन्नू या ऐश्वर्या राय में से कौन पसंद है, तो धर्मेंद्र सिंह किसी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन जब तापसी पन्नू ने फोटो के पास से इधर आकर ये कहा, मुझे अभी भी भारत में रहना है, इस देश में रहना है, और हाथ जोड़ लिए, तो ये देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर वाला कथन था। थोड़ा कहा बहुत समझना। इस कथन का, इस वाक्य का आशय यह है कि अगर इस देश में रहना है तो मोदी मोदी करना है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे करना है। कहीं ना कहीं डर शायद ये भी होगा कि फिल्म आने वाली है, राहुल गांधी का नाम ले दिया या मोदी का नाम नहीं लिया तो वो गुंडई होगी, थिएटर में जो है वो आग लगा दी जाएगी, फिल्म नहीं चढ़ने देंगे। बिल्कुल, ये डर भी होगा। देखिए, ये डर ही तो लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। क्या इस देश में एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री को अपनी पसंद खुलकर बताने की इजाजत नहीं है? अगर वो कह दे कि प्रधानमंत्री की बजाय उसे नेता प्रतिपक्ष ज्यादा बेहतर राजनेता लगता है, तो क्या उसकी फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा? ट्रोल आर्मी कल से उस पर टूट पड़ती, उसका चरित्र हनन शुरू हो जाता, उसको गालियां मिलने लगती सोशल मीडिया पर। हो सकता है, जैसे कि आप आशंका जता रहे हैं, थिएटर में जाकर तोड़फोड़ करने लगते। और इसकी वजह ये तो दूर की बात है, अभी तो प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन के कार्यक्रम रद्द हो जाते। बिल्कुल हो जाते।
देखिए, इसी को कहते हैं घोषित आपातकाल, कि आप अपने पसंद को अभिव्यक्त न कर सकें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। नेता को, पत्रकार को, कवि को, लेखक को, खिलाड़ी को, सार्वजनिक जीवन में किस व्यक्ति को आप अपनी पसंद का व्यक्ति मानेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इसमें आप उस विषय को जोड़ सकते हैं, जब इस देश में प्रधानमंत्री को सवालों से ऊपर मान लिया गया है। उस पर आएंगे, उस पर आएंगे डॉक्टर साहब। इसमें एक लाइन मुझे लगता है कि एक लाइन और जोड़ करके देखनी चाहिए। तापसी पन्नू वो समझ गई होंगी कि देश की राजनीति आज कितनी जहरीली हो गई है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, ऑफिशियल वो भी, और अभी कुछ वक्त पहले बीजेपी के विधायक नेता वो कूद पड़े थे शाहरुख खान के ऊपर आईपीएल के अंदर एक क्रिकेट के खिलाड़ी को खिलाने के लिए। वो आईपीएल था और बांग्लादेश के खिलाड़ी को लेकर के जो है वो बवाल मचा हुआ था। हो सकता है कि मोदी जी वहां चले जाएंगे, और अभी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, सब टीवी पर बैठ करके देख रहे हैं। तो वो समझ गई होंगी कि जब आईपीएल के खिलाड़ी की ये नौबत हो सकती है, मेरी फिल्म की क्या हालत होगी। बिल्कुल। देखिए, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को देशद्रोही, राक्षस तक कहा एक विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने, खुलेआम बार बार कहा गया। संगीत सोम ने उसे देशद्रोही कहा शाहरुख खान को। और क्या अपराध था कि बाकायदा जिस खिलाड़ी को नीलामी के लिए रखा गया था, तभी तो शाहरुख ने उसकी बोली लगाई थी, खरीदा था अपनी टीम के लिए। और अब क्या हो रहा है, शेक हैंड नहीं करेंगे साहब, हाथ नहीं मिलाएंगे भारत और पाकिस्तान के कैप्टन, लेकिन मैच खेल रहे हैं। ये बहादुरी है हमारी, इसको हमारा भारत का स्वाभिमान बताया जा रहा है। और कल बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ समारोह में हमारे स्पीकर जा रहे हैं, ओम बिरला साहब, विदेश सचिव जा रहे हैं विक्रम मिस्री। शाहरुख खान अगर खिलाड़ी खरीद लेगा बांग्लादेश का तो देशद्रोही है। तो इस माहौल में तापसी पन्नू अगर भूले से ये कह देती कि मेरा पसंदीदा राजनेता राहुल गांधी है, तो क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तरह से हमारा देश तानाशाही की अंधी सुरंग में दाखिल हो गया है। सब लोग डरे हुए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर इस तरह के अंकुश हैं कि एक अभिनेत्री ये कहने को मजबूर है कि मुझे अभी भी इस देश में रहना है। यानी अगर वो ये कह देती मोदी मेरे पसंदीदा नेता नहीं है, तो सचमुच उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता, देश छोड़ना पड़ता। आमिर खान ने कह दिया था ना, मेरी पत्नी को डर लगता है, तो कहा गया था पाकिस्तान चले जाओ, देश छोड़ दो। कितना आमिर खान को गालियां दी गई थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो संसद आने में डर लगता है। तो क्या हम उनसे ये कहें कि अगर आपको लोकसभा में आने से डर लगता है तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान चले जाएं? जी धर्मेंद्र, ये अभी एक टीवी चैनल की हमने चर्चा की, एक दूसरा टीवी चैनल का एक और क्लिप वायरल है, निशिकांत दुबे। वो कह रहे हैं कि मोदी साहब तो अब वो सवालों से ऊपर हो गए हैं। ये राजशाही के सीधे संकेत नहीं तो घोषणा है, ये तो ऐलान है बाकायदा। मैं तो इस बात को मानता हूं, आप राजशाही कह रहे हैं, इस देश ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अयोध्या के राजा थे, वे भी प्रश्नों से ऊपर नहीं थे। इक्ष्वाकु वंश के सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से उनके राज दरबार में एक धोबी ने सवाल पूछ लिया था। जब वे सवालों से ऊपर नहीं थे, आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू सवालों से ऊपर नहीं रहे, इंदिरा गांधी नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी सवालों से ऊपर नहीं हुए, तो नरेंद्र मोदी में क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि वे सवालों से ऊपर हो गए? वे जनता के वोटों से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। बेशक तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन क्या सिर्फ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से देश का मुखिया सवालों से ऊपर हो जाता है? क्या हम कोई तानाशाही व्यवस्था में रह रहे हैं? जो प्रधानमंत्री खुद वैसे भी सवालों का सामना नहीं करता, 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, आज सुना है किसी एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें भी सारे निर्धारित सवाल होंगे, लिखे हुए सवाल पहले से पीएमओ ने मांग लिए होंगे।
या फिर वैसे सवाल होंगे कि आपके चेहरे पर इतनी चमक क्यों है, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते, आप थकते क्यों नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानता हो, जो व्यक्ति स्वयं को साधारण मनुष्य से ऊपर मानता हो, जिसके समर्थक, जिसके अनुयायी उसे ईश्वर के समान मानते हो, वो सवालों से परे हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री सवालों से परे नहीं हो सकता, सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। और अगर सत्ताधारी पार्टी का सांसद ये कह रहा है तो आप इसे तानाशाही का ऐलान मान सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, सवालों की जहाँ तक बात है, तो आजकल तो चर्चा इस बात की भी होती है कि इंटरव्यू होते ही पीएमओ के कैमरों से है, फिर एडिट भी वहीं पर होते हैं, ये भी बहुत चर्चा है। हाँ, वहीं पर जो है सारा खेल होता है, तो सवाल की तो अब गुंजाइश है ही नहीं। अब सवाल अगर कुछ टेढ़े मेढ़े पूछ भी लेंगे तो एडिट होकर के आपको तो एक क्लिप मिलेगी, आपको तो बस वो जैसे बस की टिकट पकड़ करके जाते हैं फिर उतर करके वापस आ गए, कंडक्टर वाली हालत कर दी है। खैर, आप आए सर, और बहुत बारीकी से जो है वो हरदीप पुरी के मामले में और तापसी पन्नू और निशिकांत दुबे, लेकिन सवाल तो देश की जनता पर ही है। और सवाल ये है कि क्या ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं और मुद्दे लगातार इतने आ रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा उसके सामने और कई बड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वो मुद्दा छोटे लगने लगता है, फिर और बड़ा मुद्दा हो जाता है। सरकार राहुल गांधी के पीछे इस वक्त में है, मंत्री रात को उठ उठ करके वो ट्वीट कर रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, लेकिन आम जनता वो इस सब के बीच में कहाँ है? और आम जनता का जनमानस जो है, वो जनता जनार्दन वो कहाँ है? क्या वो अभी भी बीजेपी के साथ में, मोदी जी के साथ में है, या फिर लोगों के अंदर अब नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बहुत उदासीनता आ गई है, या फिर लोग इस बात को मान रहे हैं कि कम से कम इतना तो किसी भी प्रधानमंत्री को जब इतने आरोप लग जाएं तो वहां तो कोई ना कोई इस्तीफा होना ही चाहिए। खैर, राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि ये एनडीए की सरकार है, इस्तीफे नहीं होते हैं। इंतजार रहेगा हरदीप पुरी साहब पर सरकार का क्या रुख रहता है। आप आए सर, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।